बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इस लेक्चर सीरीज़ के 13वें लेक्चर के साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद कहता हूँ। और आज जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका जर्नल फार्मूला आपके सामने है और ये कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करता हुआ कंपाउंड है और ये आपके एल्डिहाइड्स कहलाते हैं जी। तो केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड को आज हम डिस्कस करेंगे जी। एल्डिहाइड का फार्मूला आपके सामने है जी। तो कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करता हुआ ये कंपाउंड है जिसे आप एल्डिहाइड कहते हैं और इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 9 से है जी। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आपके सामने है और एल्डिहाइड का जो आईयूपीएच सिस्टम के तहत नाम है इसको आप अल्केनाल कहते हैं जी। तो एल्डिहाइड के जो शुरू के अंदर एल होता है आईयूपीएच सिस्टम के तहत जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको जो एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है जब उसका नाम लिखा जाता है तो अल्केन के आगे एल लगा दिया जाता है। तो अल्केनाल आपके एल्डिहाइड है जी। और एल्डिहाइड ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है। लेकिन कार्बोनाइल कार्बन के सिर्फ एक तरफ कार्बन की चेन होती है जबकि दूसरी तरफ चेन नहीं होती बल्कि हाइड्रोजन लगा होता है, यानी दूसरी तरफ का जो हिस्सा है या दूसरी तरफ की जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से लॉक हो जाती है और सिर्फ एक तरफ चेन को बढ़ने की इजाज़त होती है। ऐसे तमाम की तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद हो और उसकी एक साइड हाइड्रोजन से लॉक हो और सिर्फ दूसरी तरफ से कार्बन को के बढ़ने की इजाज़त हो जी। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है जी। तो एल्डिहाइड की केमिस्ट्री को आज हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और आपके कोर्स के अंदर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की यानी जिस फैमिली मेंबर की एल्डिहाइड के पहले फैमिली मेंबर की केमिस्ट्री को हमें डिस्कस करना है जी। और ये मिथानॉल है जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड का वो मेंबर है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है जी और कार्बन के दोनों तरफ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी यहाँ पर कार्बन की चेन नहीं है बल्कि दोनों साइड ही कार्बन के या ये आप ये कहेंगे जी कि दोनों वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से पूरी हैं जी। तो ये एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर है जिसके अंदर एक ही कार्बन होता है जी। और ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका मिथानॉल कहलाता है या इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं वो तमाम की तमाम मिथानॉल के हैं। इस फैमिली का दूसरा मेंबर इथेनॉल है जिसको आप एसिडल्डिहाइड कहते हैं। और यहाँ पे अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन लगा हुआ है जी और यहीं से ये कार्बन आगे बढ़ेगा तो इसके फैमिली मेंबर्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे जी। तो ये इथेनॉल है और इथेनॉल का क्योंकि एक रिएक्शन इम्तिहान में पूछा गया है जी तो वो भी आज के लेक्चर का हिस्सा है जी जिसको हम डिस्कस करेंगे जी। तो ये एल्डिहाइड के बारे में कुछ इब्तिदाई बातें थी जी। तो एल्डिहाइड कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करता हुआ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को जिसके रेफरेंस से हमें एल्डिहाइड की केमिस्ट्री डिस्कस करनी है वो मिथानॉल है या फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड या मिथानॉल के रेफरेंस से हम एल्डिहाइड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे जी कि मिथानॉल को किस तरह से बनाया जाता है। तो मिथानॉल के तैयारी के तरीके हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। ये पहला तरीका है मिथानॉल को बनाने का और ये लिखा हुआ है जी फ्रॉम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ मिथानॉल। तो मिथानॉल आपका अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे OL लगा हुआ है और मिथानॉल का मतलब ये जी एक कार्बन वाला अल्कोहल है जी। और कैटलिस्ट की मौजूदगी में डी का मतलब होता है निकलना और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन को रिमूव करना है जी। तो डिहाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन अब आपके सामने है जी, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग कैटलिस्ट। ये रिएक्शन है जी। तो ये मिथानॉल है और मिथानॉल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड और मोलिब्डियम ऑक्साइड के मिक्सचर की प्रेजेंस में, जो क्या करता है जी, जो इस मिथानॉल को मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है जी। तो ये मिथानॉल है जिसको आप मिथाइल अल्कोहल कहते हैं जी। इस कैटलिस्ट के मिक्सचर की मौजूदगी में यानी कॉपर ऑक्साइड और मोलिब्डियम ऑक्साइड के मिक्सचर जो कि कैटलिस्ट के तौर पे वर्क कर रहा है, इसकी मौजूदगी में जब मिथानॉल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया गया
तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं जी। और हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ये हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पे मैंने शेड करके दिखाया है जी। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हुआ और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिमूव हुआ, जिसके नतीजे में ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई, जिसको इस कैटलिस्ट ने क्या कर लिया, अपने अंदर अपनी इंटरेस्ट इसके अंदर ट्रैप कर लिया, जिसकी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की इक्विवेलेंसी खाली हुई और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, जो आपको कार्बोनाइल कार्बन की सूरत में नजर आ रहा है जी। तो मैं एक बार इसको फिर रिपीट करता हूं कि हुआ क्या है जी। तो हुआ ये है जी कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, रिमूव हो गए, एक कार्बन वाला हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई, जिसको कैटलिस्ट के इस मिक्सचर ने ट्रैप कर लिया अपनी इंटरेस्ट के अंदर और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया और आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो कार्बोनाइल कार्बन के अंदर एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये पहला तरीका है मीथानॉल को बनाने का। कैटलिस्ट और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस रिएक्शन को जब याद करें तो इसके कैटलिस्ट को और इसकी टेम्परेचर कंडीशन को भी याद कीजिएगा। तो ये पहला तरीका है जी मीथानॉल को बनाने का फ्रॉम अल्कोहल यानी मीथानॉल। तो जब मीथानॉल की कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करवाई जाती है तो उसके नतीजे में आपको मीथानॉल मिलता है। ये दूसरा तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर भी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिएक्टेंट है वो आपका मीथानॉल ही है। पहले जो तरीकाकार था उसके अंदर हमने कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करवाई थी, अब हम हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और ये रिएक्शन नया नहीं है, ये आप लेक्चर नंबर 11 के अंदर मीथानॉल की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं जी। और ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जी। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि जो ऑक्सीडेशन है जी उसके लिए आपको रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से करवाना पड़ता है और नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है जी। और ये वर्क करता है एसिडिक मीडियम में यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जी। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो मीथानॉल का रिएक्शन आपने किससे करवाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मिक्सचर से करवाया विच कंटेन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसने नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट किया और मीथानॉल को इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मिक्सचर की प्रेजेंस में इस ये मीथानॉल किस में कन्वर्ट हो गया, मीथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन में हुआ क्या है जी कि ये दोनों हाइड्रोजन, एक कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पे मौजूद हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के क्या हो गया जी, रिमूव हो गया और उसके नतीजे में कार्बन की और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी खाली हुई थी इसके नतीजे में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया और आपका हाइड्रो ऑक्सिल फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कार्बोनाइल कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी मीथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये दूसरा तरीका था एल्डिहाइड को बनाने का। तो दोनों तरीके कार के अंदर आपने मीथानॉल को एज अ रिएक्टर इस्तेमाल किया है। जो पहला तरीका पड़ा उसके अंदर आपने डिहाइड्रोजनेशन करवाई थी कैटलिस्ट की मौजूदगी में और यहाँ आपने क्या करवाई है जी, ऑक्सीडेशन करवाई है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में और दोनों के अंदर जो आपको प्रोडक्ट मिले हैं वो सेम मिले हैं और आपका अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ये तीसरा रिएक्शन अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो ड्राई डिस्टिलेशन करवानी है आपको कैल्शियम फॉर्मेट की। ड्राई डिस्टिलेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। तो ड्राई डिस्टिलेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है जी, यानी कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया जाता है स्ट्रांगली और इस तरह से हीट किया जाता है जी कि ये जो आपका कंपाउंड है कैल्शियम फॉर्मेट ये डिकम्पोज हो जाता है और दो कंपाउंड्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर आपको एक अपनी डिजायर प्रोडक्ट मिलती है जो कि क्या है जी, मीथानॉल है। और मीथानॉल इस रिएक्शन में क्योंकि आपने इसको हीट करके हासिल किया है तो मीथानॉल आपको वेपर्स की फॉर्म में मिलता है जी। तो कैल्शियम फॉर्मेट की अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको मीथानॉल मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जी। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी। तो फॉर्मेट से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए जी कि ये समवॉट एस्टर है जी और एक कार्बन वाला एस्टर है जी।
तो आपने एक कार्बन बनाया, कार्बोनाइल कार्बन को ड्रॉ किया और ऑक्सीजन को ड्रॉ किया। क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम लगा हुआ है और आप ये जानते हैं जी कि कैल्शियम आपका डाइवेलेंट होता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो फॉर्मेट होंगे, यानी ये HCOO बेसिकली इसकी वजह से इसको फॉर्मेट कह रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे एस्टर ग्रुप COO मौजूद है जी, और एक कार्बन है इसकी वजह से फॉर्मेट कह रहे हैं जी। 8 का मतलब ये एस्टर है और फॉर्म का मतलब एक कार्बन वाला जी। लेकिन क्योंकि कैल्शियम डाइवेलेंट है और कैल्शियम की डबल वैलेंसी होती है, तो इसका मतलब है जो फॉर्मेट की तादाद होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी जी। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर आपके सामने है जी। कैल्शियम डाइवेलेंट है और उसने एक फॉर्मेट को और 2 फॉर्मेट को अपने साथ किया हुआ है जी। तो HCOO टेकन ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है जी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CaCH3COO टेकन ट्वाइस, तो ये उसी तरह का आपका कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा जी। तो जब इस कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया जाता है, तो हीट करने के नतीजे में ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है। कैसे डिकम्पोज होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा जी। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मीथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है जी। तो यहाँ से ये कंपाउंड क्या होता है जी, डिकम्पोज होता है। ये आपको नजर आ रहा है कैल्शियम, ये आपको नजर आ रहा है कार्बन, और ये आपको 1 2 3 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है, यहाँ से ये हाइड्रोजन खाली हुआ है, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है और कैल्शियम फॉर्मेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मीथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। एक बार इसको और देख लेते हैं जी। तो हुआ क्या है जी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से रिमूव हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट के रिमूव होने की वजह से इस कार्बन की जो वैलेंसी खाली हुई थी और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन खाली हुआ था जी, ये इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया और कैल्शियम फॉर्मेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मीथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस ड्राई डिस्टिलेशन कहलाता है जी। यानी कैल्शियम फॉर्मेट को आपने हीट किया और हीट करने के नतीजे में कैल्शियम फॉर्मेट 2 मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर डिकम्पोज हो गया, जिसके अंदर एक आपका डिजायर्ड कंपाउंड यानी मीथेनॉल भी शामिल है। तो ये 3 तरीके थे जिसके जरिए आपने मीथेनॉल को बनाने का तरीका सीखा जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि मीथेनॉल के अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है और कार्बोनाइल कार्बन का मतलब ये जी कि कार्बोनाइल कार्बन की मौजूद होने की वजह से इसके रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि अनसैचुरेशन इसके अंदर मौजूद है जी। और क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन जो कार्बन है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी रिएक्शंस हैं जिसको हम देखेंगे जी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीथेनॉल की पढ़ने जा रहे हैं जी। और इससे पहले हमने मीथेनॉल की प्रिपरेशन के तरीके देखे जी, जिसमें आपने 2 तरीके जो देखे जी, जिसमें आपने मीथेनॉल को इस्तेमाल किया और मीथेनॉल की डिहाइड्रोजनेशन और मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन के जरिए आपने मीथेनॉल बनाया, और दूसरे तरीके के अंदर आपने कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करी और उसके जरिए आपने मीथेनॉल हासिल किया। अब हम मीथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं जी मीथेनॉल की, और ये लिखा हुआ है जी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से अब आप फेमिलियर हैं जी। और ऑक्सीडाइज कंपाउंड की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसका मतलब ये है जी कि ऑक्सीडाइज कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं जी। तो यहाँ हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मिक्सचर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जी। और जब हम मीथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो मीथेनॉल ये आपका लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन कराने के नतीजे में ये मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मीथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा मीथेनोइक एसिड के अंदर जी। अब ये लेस ऑक्सीडाइज क्यों है और मिथेनोइक एसिड मोर ऑक्सीडाइज क्यों है, तो ये बड़ा सिंपल सा है जी। और ये दोनों कंपाउंड आपके सामने है जी। देखिए आप सिर्फ ऑक्सीजन की तादाद को देखें तो मिथेनॉल के अंदर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है और मिथेनोइक एसिड के अंदर 2 ऑक्सीजन है जी, जो इस बात का सबूत है जी कि ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है या जो कंटेंट्स हैं वो मिथेनोइक एसिड के अंदर ज्यादा हैं, किसके मुकाबले में, मिथेनॉल के मुकाबले में। इसलिए मिथेनोइक एसिड मिथेनॉल से ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड है। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जब भी ऑक्सीडाइज कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है जी तो उसकी जो ऑक्सीडेशन है
वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है जी, तो ये मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं जी, तो आपने मिथानॉल से यानी अल्कोहल से मिथानॉल यानी एल्डिहाइड बनाया था, तो मिथानॉल आपका लीस्ट ऑक्सीडाइज था, और उसके बाद मोर ऑक्सीडाइज आपका मिथानॉल है। और जब हमने मिथानॉल की ऑक्सीडेशन करी तो एक किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और मिथानोइक एसिड इन तीनों के अंदर मोस्ट ऑक्सीडाइज कंपाउंड है। तो मिथानॉल से हमने मिथानॉल बनाया ऑक्सीडेशन के जरिए, और अब आपने मिथानॉल से क्या बनाया, मिथानोइक एसिड बनाया, एंड मिथानोइक एसिड इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज कंपाउंड अमंग दीज थ्री। तो ये पहला रिएक्शन था जिसके अंदर आपने ऑक्सीडेशन करवाई है, और यहाँ पे रिएक्शन में हुआ क्या है जी कि ये जो ऑक्सीजन, जो नेशन ऑक्सीजन थी, ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो गई है जी, एडअप हो गई है, और इसने इस हाइड्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ लगा हुआ है, इसलिए ये ग्रुप क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है जी। तो मिथानॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, या आप ये कहें जी कि एल्डिहाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ये दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी एडिशन ऑफ HCN, यानी हाइड्रोजन साइनाइड को आपने ऐड अप करवाना है मिथानॉल के अंदर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखते हैं ये रिएक्शन क्या होगा जी, कैसे होगा। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और जब आप मिथानॉल को यानी फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएंगे, तो इसके नतीजे में आपको सियानो मिथानॉल मिलेगा, जिसको आप सियानोहाइड्रिन भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इम्तिहान में बहुत बार पूछा गया है और सियानोहाइड्रिन के नाम से पूछा गया है जी। तो ये सिंपल जो रिएक्शन है वो आपका एडिशन रिएक्शन है जी, और अब आपको नजर आ रहा है जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, और सियानो ग्रुप ये कार्बन के साथ आके अटैच हो गया जी। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ इसको अब हम देखते हैं जी। तो रिएक्शन में हुआ है जी कि ये जो CN है जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है जी, यानी ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल कार्बन को, जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उस पर अटैक किया, और उस पे अटैक करने के बाद ये उस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। जैसे ही सियानो ग्रुप इस कार्बन के साथ आके अटैच होगा, तो देखें कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, उसकी वजह से क्या होगा, ये आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को जब के पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और फिर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा, और इसके नतीजे में मिथानॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सियानो मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। इस रिएक्शन को एक बार हम फिर देखते हैं जी। तो हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर आप जानते हैं जी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, और CN आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी CN यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है जी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे क्या करता है जी, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। जब ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आपको CN अटैच हुआ हुआ नजर आ रहा है। जैसे ये कार्बन के साथ अटैच होगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, इसलिए ये डबल बॉन्ड कार्बोनाइल कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, जिसके बाद ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इसको अपने साथ अटैच कर लेगा, और ये ऑक्सीजन जो कार्बोनाइल कार्बन का था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और मिथानॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सियानो मिथानॉल के अंदर या सियानो हाइड्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने इस रिएक्शन को स्टडी किया, और ये रिएक्शन आपका एडिशन रिएक्शन था, और उसकी वजह क्या है जी कि आपको कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिली, और इस एडिशन रिएक्शन की वजह क्या थी जी, ये अनसैचुरेशन थी इस कार्बोनाइल कार्बन की जी, यानी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होने की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल था। और दूसरी वजह ये थी जी कि कार्बन जो था वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एडिशन पॉसिबल हुई जी। तो ये आपने सिंपल सा रिएक्शन पढ़ा, और इस रिएक्शन के अंदर आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड को विद मैकेनिज्म स्टडी किया, तो इस रिएक्शन का आप ख्याल रखिएगा। ये तीसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जी, और ये तीसरा रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन है जी, और दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इम्तिहान में ये बहुत पूछा जाता है जी। तो आप जरा एल्डिहाइड्स के रिएक्शन को बहुत फोकस होकर पढ़ें जी,
और इम्तिहान में ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। और जहां आप देखें जी कि एक अजीब सा नाम आपके पास आ गया है जी, तो इम्तिहान में ऐसे सवाल लाजमी आते हैं जी, तो उनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी। तो हाइड्रोक्सिल अमीन की अब आप एडिशन करवाने जा रहे हैं जी, और हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला है NH2OH। तो ये आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है जी। ये आपने बनाया है जी मिथानॉल, और इसका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं आप हाइड्रोक्सिल अमीन से जी। तो हाइड्रोक्सिल अमीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है जी। इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है जी। और आप जानते हैं जी कि कार्बोनाइल कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जी। क्योंकि इस हाइड्रोजन को इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने एक हाइड्रोजन को ऊपर खोल के दिखाया है जी, और एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे साइड पे दिखाया है जी। तो हुआ क्या है जी कि मीथानॉल ने हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन किया है, और उसके नतीजे में आपको अनस्टेबल प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट मिली है जी। यानी यहाँ पे आपकी मेन प्रोडक्ट आपको हासिल नहीं हुई, मेन प्रोडक्ट अभी आपको दूसरे स्टेप के अंदर हासिल होगी। हुआ क्या है जी, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया, और इसने कार्बोनाइल कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उस पर अटैक किया, और ये नाइट्रोजन उस कार्बन के साथ क्या हो गया जी, अटैच हो गया। जैसे ये कार्बन के साथ अटैच होगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती थी, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और ये किस पे, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, और इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा। यानी ये कार्बोनाइल कार्बन किसके अंदर, हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप इस पे में कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो अब आप ये देखें जी कि ये जो कंपाउंड है इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है जी। तो नाइट्रोजन और उसके साथ मौजूद H जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, और OH मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है। ये मैंने कार्बन वैसे का वैसे ही लिखा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन मैंने वैसे के वैसे ही बनाए हैं, और क्योंकि ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाया है, और ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे OH ग्रुप दिखाया है जी। तो ये पहला रिएक्शन था, इसको मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ जी। तो हुआ क्या है जी, ये जो आपका नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है जी। और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, और इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या हो जाएगा जी, अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन अगले ही लम्हे किस पे, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और हाइड्रोजन पे अटैक करके ये OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपको अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी, जो अगले स्टेप में क्या होगा, जिसके साथ जो कि ऑक्साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल ये जो आपको नजर आ रहा है एडजेस्टेंट, कार्बन के ऊपर OH ग्रुप नजर आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर आपको H नजर आ रहा है, ये दोनों जैसे ही करीब करीब आएंगे ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और इसके नतीजे में वाटर रिमूव हो जाएगा, और कार्बन की एक वैलेंसी क्योंकि खाली हो गई, और नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई, तो कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोक्सिल अमीन ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइम के अंदर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी ऑक्साइम किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से पूछा गया है, कभी इस तरह से पूछा गया है जी कि मिथानॉल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म के साथ है, तो जरा आप इसको फोकस कीजिएगा जी। तो मिथानॉल का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाया जाएगा, ये रिएक्शन भी एडिशन रिएक्शन है, और पहले स्टेप के अंदर आपको अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी, जिसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, और आपको अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगी वाटर के रिमूवल के बाद, और ये प्रोडक्ट क्या कहलाती है, ऑक्साइम कहलाती है, एंड दिस इज द एडिशन रिएक्शन ऑफ मिथानॉल। इसी जैसा एक और रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो रिएक्शन है ये है जी एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, और फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला अब आपके सामने है जी, C6H5 ये आपका फिनाइल ग्रुप है, यानी बेंजीन का बेंजीन के किसी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, और उसके साथ आपका हाइड्राजीन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी NH और NH2 ग्रुप लगा हुआ है जी। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला आपके सामने है जी, ये आपका मिथानॉल है जी। ये फिनाइल हाइड्राजीन है, यानी ये बेंजीन का रिंग है, जिसके साथ NH और NH2 अटैच है जी।
तो ये NH2 यहाँ पे रिएक्ट करेगा, इसलिए आपने इसके एक हाइड्रोजन को, क्योंकि ये इस्तेमाल होना है जी, इसलिए आपने एक हाइड्रोजन को ऊपर दिखाया और एक हाइड्रोजन को आपने क्या है बराबर में दिखाया है। और ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसी की वजह से ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और उसके नतीजे में आपको एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी, जिस तरह से आपको इसके पहले वाले रिएक्शन में मिली थी जी। तो मीथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। होगा क्या जी कि ये नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जी। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस कार्बोनाइल कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक करेगा और उसके साथ आके क्या हो जाएगा जी, अटैच हो जाएगा और उसके नतीजे में कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए फौरन बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और OH ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो मीथेनॉल अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपने क्या देखा जी कि ये आपने फिनाइल हाइड्रोजीन ये आपने वैसे का वैसे बनाया, यानी बेंजीन आपने वैसे का वैसे बनाया है, NH आपने वैसे का वैसे बनाया है, इस N से एक H रिमूव हो गया और एक H मौजूद है तो आपने एक H यहाँ पे दिखा दिया और एक H को आपने क्या कर दिया जी, रिमूव कर दिया और उसके बाद इस कार्बन को बनाया जिसका डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और H2 इसके पास दो मौजूद है वो हमने दिखा दिए जी और ऑक्सीजन यानी डबल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन था वो OH के अंदर कन्वर्ट हो गया था, वो आपने यहाँ पे दिखाया जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था, इसको मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ जी। तो ये जो फिनाइल हाइड्रोजीन है, इस फिनाइल हाइड्रोजीन के अंदर जो कॉर्नर वाला नाइट्रोजन है वो आपका उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जी, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और इस लोन पेयर के जरिए ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। जब ये इसके साथ आके अटैच होगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, इसलिए कार्बोनाइल कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन बन जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को वो हाइड्रोजन पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल करेगा और उसके नतीजे में ये OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मीथेनॉल अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद अगले रिएक्शन में अनस्टेबल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने के बाद ये फिनाइल हाइड्रोजोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा तो कार्बन की और नाइट्रोजन की एक एक वैलेंसी खाली होगी, जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ जी, हुआ क्या है जी, ये जो आपकी अनस्टेबल प्रोडक्ट है इसके अंदर कार्बन पे OH मौजूद है और उसके बराबर वाले यानी एडजेसेंट नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन मौजूद है और ऐसी सूरत के अंदर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी रिएक्शन एबिलिटी है जी, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और आपस में रिएक्ट करके ये क्या बना लेंगे जी, वाटर बना लेंगे और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वाटर के रिमूव होने के बाद कार्बन की वैलेंसी और नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली हो जाएगी और जिसके नतीजे में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी आपको अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगी और फिनाइल हाइड्रोजीन ये फिनाइल हाइड्रोजोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जिसके ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स आपको मिलते हैं जी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मीथेनॉल। तो आपने ये रिएक्शन को स्टडी किया और ये रिएक्शन भी पिछले वाले रिएक्शन यानी जो आपने पढ़ा था जी इससे पहले हाइड्रोक्सिलामीन, उसी जैसा ये रिएक्शन था जी और आपने वहां पे हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइम बनाया था, या आपने फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन बनाया है और मीथेनॉल ने यहाँ पर मीथेनॉल का ये एडिशन रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजीन से, जिसके नतीजे में पहले स्टेप में आपको अनस्टेबल प्रोडक्ट मिली और उसके बाद उस अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए जिसके नतीजे में आपको अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिली जी और वो आपका क्या है जी, फिनाइल हाइड्रोजोन है जी। तो ये जो दो रिएक्शन है जो आपने पढ़े, रिएक्शन नंबर 3 आपने जो पढ़ा जिसके अंदर आपने फिनाइल जिसके अंदर आपने हाइड्रोक्सिल अमीन से मीथेनॉल का रिएक्शन करवाया था और ये आपने रिएक्शन नंबर 4 पढ़ा जिसमें आपने मीथेनॉल का रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से करवाया है। दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इम्तिहान में ये बहुत दफा पूछे गए हैं, तो इन दोनों रिएक्शंस का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये पांचवा रिएक्शन अब आपके सामने है एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ये लिखा हुआ है जी एडिशन ऑफ इथेनॉल। तो आप इथेनॉल को ऐड करने जा रहे हैं और ये भी इम्तिहान में बहुत दफा आया है और ये भी 2 स्टेप का रिएक्शन है जी।
और मैं आपको बता दूं जी कि हेमी एसिटाल और एसिटाल अब आपको मिलेगा जी। तो यहाँ पे अब आपने क्या जी बनाया, ये आपने मिथानॉल बनाया है और ये आपका इथानॉल है जी, और इसका एडिशन रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जी। और मिथानॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी, हेमी एसिटाल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप इथ ऑक्सी इथानॉल भी कहते हैं। यानी ये आपका इस बायोफंक्शनल है, ईथर भी इसके अंदर मौजूद है और अल्कोहल भी मौजूद है, और ये कहलाता हेमी एसिटाल है। और इम्तिहान में भी इसको हेमी एसिटाल के नाम से आपसे पूछा गया है जी। अ सिंगल स्टेप एडिशन ऑफ मिथानॉल एंड इथानॉल। हुआ क्या है जी, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करता है जी, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या हो जाता है जी, अटैच हो जाता है जी। कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, इसलिए कार्बोनाइल कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी मदद से वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन पे अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। और कार्बोनाइल कार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और OC2H5 ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है जी। इसके अंदर इसकी वजह से ये जो आपका एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है बाय फंक्शनल कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर जिस कंपाउंड के अंदर अल्कोहल भी मौजूद है और ईथर भी मौजूद है, और ये कंपाउंड क्या कहलाता है, हेमी एसिटाल कहलाता है जी। मैं एक बार फिर आपको इस रिएक्शन को करके दिखाऊंगा जी। हुआ क्या है जी कि यहाँ पे जो इथेनॉल है उसके अंदर ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, या आप ये कहें जी कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जी। तो यानी ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है जी, और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करता है, और उसके जरिए से ये कार्बोनाइल कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उस पर अटैक करता है, और इस कार्बन के साथ क्या हो जाता है जी, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन का और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है जी, ब्रेक हो जाता है। ये कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और ये फिर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन पे अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है, और ये कार्बोनाइल कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और OC2H5 के लगने की वजह से यहाँ पर ईथर ग्रुप भी इंड्यूस हो जाता है, और मीथानॉल जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इथेनॉल से रिएक्ट करने के बाद हेमी एसिटाल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। दूसरे स्टेप में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल को इस्तेमाल किया जाएगा, देखिए ये दोनों स्टेप रिएक्शन के पॉसिबल है। ये प्रोडक्ट भी आपकी स्टेबल है, दूसरी प्रोडक्ट भी आपकी स्टेबल है, दूसरी प्रोडक्ट आपकी मोर स्टेबल है। जो रिएक्शन का ताल्लुक है सिंगल स्टेप और डबल स्टेप का, ये सिंपल इथेनॉल की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर आपने इथेनॉल की लेस क्वांटिटी लेंगे तो आपको सिर्फ हेमी एसिटाल मिलेगा, लेकिन अगर आप इथेनॉल की एक्सेसिव क्वांटिटी लेंगे तो हेमी एसिटाल फिर एसिटाल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये आपका हेमी एसिटाल है जी, और हेमी एसिटाल जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिटाल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हेमी एसिटाल एसिटाल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि डाइथ ऑक्सी मीथेन है जी। ये एक कार्बन आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये मीथेन है, और ये भी इथॉक्सी है, और ये भी इथॉक्सी है। तो आप क्या लिखेंगे, डाई इथॉक्सी मीथेन, ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है। ये भी बाय फंक्शनल है, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ ईथर है। और यहाँ हुआ क्या है जी कि जो OH फंक्शनल ग्रुप है ये ईथर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हुआ क्या है जी, ये H और OH ये वाटर बना के यहाँ से रिमूव हो गया, और उसके नतीजे में ये C2H5 ये ऑक्सीजन के साथ आके क्या हो गया जी, अटैच हो गया। तो वाटर की रिमूवल की वजह से इस ऑक्सीजन ने इस C2H5 को अपने साथ अटैच कर लिया, और अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ईथर के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी हेमी एसिटाल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एसिटाल के अंदर। तो ये अब आपने रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और इस रिएक्शन के अंदर आपने एडिशन ऑफ इथेनॉल को स्टडी किया, और आपने जो बात पढ़ी वो क्या बात पढ़ी जी, कि अगर इथेनॉल की कम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाएगी तो एडिशन रिएक्शन होगा, और एडिशन रिएक्शन के नतीजे में आपको हेमी एसिटाल मिलेगा, और हेमी एसिटाल के अंदर अल्कोहल और ईथर दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। अगर इथेनॉल एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर मौजूद होगा
तो हेमी एसिटाल अपने आप को मजीद स्टेबल करेगा और OH फंक्शनल ग्रुप को ईथर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल की वजह से हेमी एसिटाल एसिटाल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिटाल भी बाय फंक्शनल है, लेकिन इसके अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप ईथर ही है। इस रिएक्शन का भी आप बहुत ख्याल रखिएगा, ये भी इम्तिहान में कई बार पूछा गया है। तो ये छठा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और यहाँ पे अब आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जी फेहलिंग सॉल्यूशन से, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ मीथेनॉल। यानी अगर मीथेनॉल को आपने पहचानना है, या आप ये कहें जी कि किसी भी एल्डिहाइड को आपको पहचानना है, तो आपने ये रिएक्शन कराना पड़ता है जी। इस रिएक्शन को आप फेहलिंग टेस्ट भी कहते हैं जी, और इस रिएक्शन में आपने मीथेनॉल का रिएक्शन फेहलिंग सॉल्यूशन से करवाना पड़ता है। फेहलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं जी, एक फेहलिंग सॉल्यूशन ए कहलाता है, एक फेहलिंग सॉल्यूशन बी कहलाता है। मीथेनॉल के अंदर फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी ऐड किया जाता है। मीथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, और फेहलिंग सॉल्यूशन जो ए है यानी क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है जी, इसको ये कन्वर्ट कर देता है क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर जी। तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर, और उसके नतीजे में आपको रेड प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के। और अगर आपको रेड प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, ये रेड भी प्रेसिपिटेट होते हैं, कभी कभी ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स भी होते हैं जी, तो अगर रेड या ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स आपको मिल जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के जी, तो इस बात का सबूत होता है जी कि इस सैंपल के अंदर एल्डिहाइड मौजूद है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। इसको हम, इस रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं जी। तो ये मीथेनॉल आपके सामने है जी, और जब मीथेनॉल को ट्रीट किया जाता है फेहलिंग सॉल्यूशन ए से, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और इसके अंदर आप फेहलिंग सॉल्यूशन बी ऐड करते हैं जी, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मौजूद होता है, जो कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, स्टेबलाइज करने का काम देता है जी। तो मीथेनॉल का रिएक्शन आप क्यूप्रस कॉपर हाइड्रोक्साइड जो फेहलिंग सॉल्यूशन ए है जी, और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि फेहलिंग सॉल्यूशन बी है, जब आप इससे रिएक्शन करवाते हैं तो इसके नतीजे में जो मीथेनॉल है वो इटसेल्फ तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और सोडियम मिथेनोएट के अंदर यानी सोडियम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और असल में जो क्या आप जो फोकस करना है वो क्या है जी, कि जो इसने कॉपर हाइड्रोक्साइड है उसको कन्वर्ट कर दिया क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर, और ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आपको रेड या ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स मिल गए, जो इस बात का सबूत है जी कि आपका जो सैंपल है उसके अंदर मीथेनॉल मौजूद है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। और मैं इसको रिड्यूस क्यों कह रहा हूँ जी, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कॉपर की वैलेंसी देखें तो यहाँ पे ये +2 है, और यहाँ पे अगर आप कॉपर की वैलेंसी देखें तो ये +1 है, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब है यानी कॉपर यहाँ पे क्या हो गया जी, रिड्यूस हो गया, इसलिए ये मीथेनॉल आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी वजह ये है कि ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन इसके अंदर बढ़ गए हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो। तो ये आपका रिएक्शन अब आपके सामने है जी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या रिएक्शन विद फेहलिंग सॉल्यूशन। इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद कीजिएगा, इसकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे जी। मैंने आपको इसको समझा दिया है, लेकिन इसकी क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर कंटेंट्स ज्यादा हैं, 3 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट हैं, तो इसको आपको लिख के याद करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसका आपने ख्याल रखना है जी। अगला रिएक्शन अब हम देखने जा रहे हैं, एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये है जी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये इम्तिहान में बहुत बार पूछा गया है और मुख्तलिफ नामों से पूछा गया है, इसको मैं आपको बताऊंगा जी। तो इस रिएक्शन को आप सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इस रिएक्शन को आप कानीजारो रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसको पहली बार कानीजारो ने करके देखा है जी। और इस रिएक्शन को आप ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं जी। ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। 2 मोल्स मीथेनॉल के इस्तेमाल होते हैं जी, और मीथेनॉल के जब 2 मोल्स का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है जी, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं जी। एक तो आपको मिलता है मीथेनॉल, एक आपको मिलता है सोडियम फॉर्मेट। अब ये जो रिएक्शन है इसको आप ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि मीथानॉल को मीथानॉल से बनाते हैं, और मीथानॉल ये मिथानॉल के मुकाबले में आपकी रिड्यूस प्रोडक्ट कहलाएगी, क्योंकि ये लेस ऑक्सीडाइज्ड है। और अगर आप इससे आगे वाली प्रोडक्ट की बात करें तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप इसे इसलिए कहते हैं जी क्योंकि आपको मिथानॉल भी मिला है और आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिला है जी। तो यानी मीथानॉल बैक वक्त मीथानॉल बनाने के वक्त वो क्या हुआ है जी, रिड्यूस हुआ है। और जब उसने सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथानोइक एसिड बनाया है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो एक ही कंपाउंड एक ही रिएक्शन के अंदर रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। यानी ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियस होंगे ड्यूरिंग अ सेम रिएक्शन, और मिथानॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथानोइक एसिड और ये रिड्यूस हो जाएगा टू मिथानॉल। तो ये अब आपका रिएक्शन था जिसमें आपने क्या देखा जी, जिसको आप ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये आपका सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहलाता है जी। और एक ही जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हुई है, उसी के अंदर रिडक्शन भी हुई है, इसलिए ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन और ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये कई बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि हुआ क्या है जी कि मीथानॉल रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मीथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर मीथानॉल ऑक्सीडाइज हुआ और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एक ही रिएक्शन है और बैक वक्त मीथानॉल ने अपने से लेस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट यानी मिथानॉल बनाई और अपने से मोर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथानोइक एसिड बनाया। तो एक ही रिएक्शन में बैक वक्त रिडक्शन भी हुई और ऑक्सीडेशन भी हुई, इसलिए ये रिएक्शन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है और दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल के साथ हुआ है, इसलिए ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहलाता है। ये 8वां रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं और ये रिडक्शन है जी। और रिडक्शन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो देखिए जी क्या होता है जी, तो ये आपका मिथानॉल है और मिथानॉल की जब आप रिडक्शन करवाएंगे यानी अब आप इसको रिड्यूस करवाने जा रहे हैं और मिथानॉल से जो रिड्यूस फॉर्म है वो क्या है जी, मिथानॉल है जी। तो सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है और उसके नतीजे में ये कार्बोनाइल कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। एक वैलेंसी कार्बन की खाली होती है, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली होती है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। और मिथानॉल जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं ये मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये बिल्कुल अपोजिट से रिएक्शन है जी कि मिथानॉल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये मिथानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा और अगर आप मिथानॉल की रिडक्शन करवाएंगे तो ये लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड यानी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने का बाइस बनते हैं लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस आप ये याद रखें जी कि मिथानॉल यानी जो एल्डिहाइड है वो दरमियाना है, उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है वो क्या है जी, दरमियानी है जी। और उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड क्या है जी, ये मिथानोइक एसिड है। और उससे लीस्ट ऑक्सीडाइज कंपाउंड क्या है जी, ये आपका क्या है जी, मिथानॉल है। तो अगर आपने रिडक्शन करवा दी तो वो उसकी वो लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने रिडक्शन करवाई तो लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाई तो वो मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगा। ये सिंपल सी अगर आप बात याद रखेंगे तो आपके लिए मिथानॉल की रिएक्शन मुश्किल नहीं है। ये नवा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और ये रिएक्शन कहलाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में होता क्या है जी कि आपने 3 मॉलिक्यूल्स मिथानॉल के इस्तेमाल करने पड़ते हैं जी। और रिएक्शन को करवाने के लिए आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, करना पड़ता है जी। और उसके नतीजे में डबल बॉन्ड कार्बोनाइल कार्बन का ब्रेक होता है और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं जी। और उसके नतीजे में मिथानॉल पॉलीमराइज होकर मेटा फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी।
तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ है जी, और उसने अगले कार्बन के साथ क्या बनाया है जी, ऑक्सीजन ने अगले कार्बन के साथ क्या बनाया है जी, बॉन्ड बनाया है। और अब आपको ये तीन ग्रुप नजर आ रहे हैं, CH2O ग्रुप नजर आ रहे हैं, और इन्होंने आपस में हेक्सागोन की फॉर्म में साइकिल बना ली है जी। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है जी। यानी ये मोनोमर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ट्राइमर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ट्राइमर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर तीन मोनोमर्स मौजूद है, इससे ज्यादा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जी। तो तीन मॉलिक्यूल्स मिथेनॉल के लिए जाते हैं जी, और उनकी जब पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी के अंदर, तो ये मेटा फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम है वो है जी 1,3,5 ट्राईऑक्सेन। तो 1 पर ऑक्सीजन, ये तीसरा, ये 3 नंबर पे ऑक्सीजन, और ये 5 नंबर पे ऑक्सीजन मौजूद है जी। इसलिए ये क्या कहलाता है, 1,3,5 ट्राईऑक्सेन कहलाता है। और कॉमन नेम इसका मेटाफॉर्मेल्डिहाइड है। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड ये आपकी किताब का नाम है, और 1,3,5 ट्राईऑक्सेन ये आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम है। आपकी किताब में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इम्तिहान में पूछा जा सकता है जी, इसलिए आपने इस रिएक्शन का भी ख्याल रखना है। ये 10वां रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है रिएक्शन विद टॉलिंस रिएजेंट। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स की पहचान इस रिएक्शन से है जी, और ये एल्डिहाइड ही सिर्फ ये रिएक्शन देते हैं जी। इस रिएक्शन को टॉलिन टेस्ट भी कहते हैं, इस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में होता क्या है जी कि मिथेनॉल को टॉलिन रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है जी, और यहाँ पर मिथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है जी। और सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सिल्वर पॉजिटिव आयन को ये सिल्वर मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है जी, जो कि ग्लास की सरफेस के साथ आके अटैच हो जाते हैं। जो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी होती है उसको खत्म कर देते हैं, और एक तरफ से उसकी सरफेस को ओपेक कर देते हैं, और ग्लास मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ग्लास और मिरर के बारे में, सिल्वरिंग ऑफ मिरर के अंदर ये हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि मिरर किस तरह से बनता है, तो वहां पे आपको बात समझ में आएगी। अभी हम सिर्फ इसके रिएक्शन को स्टडी करेंगे जी। तो ये मिथेनॉल अब आपके सामने है जी। तो मिथेनॉल का रिएक्शन जब आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से करवाया, जो कि डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है जी, जब उससे रिएक्शन करवाया जाता है, ये टॉलिन रिएजेंट्स का फॉर्मूला है जी। तो उससे रिएक्शन करवाने के बाद जो मिथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम मिथेनोएट के अंदर, जिसको आप अमोनियम फॉर्मेट भी कहते हैं। यानी मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन कम और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हुआ है, और मिथेनॉल के ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि मिथेनॉल यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और इसने यहाँ पे सिल्वर जो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर था उसको मेटेलिक सिल्वर यानी उसकी ऑक्सीजन स्टेट को जीरो कर दिया, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि +1 से 0 हो गई, इसका मतलब ये है कि इसने इस सिल्वर को क्या किया है जी, रिड्यूस किया है। तो सिल्वर पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन के अंदर से किस में कन्वर्ट हो गए, सिल्वर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये सिल्वर मेटल ग्लास की सरफेस के साथ डिपॉजिट हो जाता है, अटैच हो जाता है, और उसकी सरफेस को ओपेक कर देता है, और आपका जो ग्लास है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, इसको आप टॉलिन टेस्ट भी कहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं जी। तो इस रिएक्शन का भी आप बहुत ख्याल रखिएगा जी। और ये भी जो इक्वेशन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसको आपने याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जैसे कंटेंट्स बढ़ जाते हैं आपके, इक्वेशन कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है क्योंकि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंटेंट्स जब बढ़ जाते हैं, एक से ज्यादा स्पीशीज होती हैं, तो आपको उसको उस पर कोई तरीका लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उसको याद करें जी। तो ये वो रिएक्शन है, चंद रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको याद हो जाते हैं, तो उसमें से एक रिएक्शन ये भी है। तो ये आपने मिथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसके अंदर मिथेनॉल ने रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट किया, और टॉलिन रिएजेंट्स को सिल्वर के अंदर कन्वर्ट किया, और सिल्वर ने फिर सिल्वर मिरर फॉर्म किया। तो मिथेनॉल की केमिस्ट्री को आपने ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम मिथेनॉल की केमिस्ट्री को समराइज करने जा रहे हैं जी। ये मिथेनॉल की रिएक्शंस अब आपके सामने हैं, और ये मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं जी। तो मिथेनॉल को बनाने के तरीके ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं, मिथेनॉल से होने वाली केमिकल रिएक्शंस ये आपके राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। आइए इन्हें समराइज करते हैं जी। तो ये पहला तरीका है मिथेनॉल को बनाने का फ्रॉम मिथेनॉल।
तो मिथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन में मौजूद हाइड्रोजन पे को और इस कार्बन में मौजूद हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और वाटर फॉर्म होगा और उसके नतीजे में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और मिथानॉल मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है और इसको कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं जी। तो कॉपर ऑक्साइड और मोलिब्डियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब मिथानॉल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाएगा तो कार्बन में मौजूद ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मौजूद ये हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, जिसको कैटलिस्ट अपने अंदर ट्रैप कर लेगा अपने इंटरेसिस के अंदर और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और मिथानॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो तीसरा तरीका है वो है जी कैल्शियम फॉर्मेट की जब ड्राई डिस्टिलेशन करवाई जाएगी तो इसके नतीजे में आपको कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा और कैल्शियम कार्बोनेट के रिमूव होने के साथ साथ इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और यहाँ पे ये हाइड्रोजन फ्री होगा जो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और कैल्शियम फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा मिथानॉल के अंदर। तो मिथानॉल को बनाने के ये 3 तरीके थे। मिथानॉल की केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं जी। तो पहला जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है और मिथानॉल की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो ये मजीद ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये मिथानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। एडिशन रिएक्शन देता है मिथानॉल और तो मिथानॉल का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड से करवाया जाएगा जी तो ये सियानोहाइड्रिन के अंदर या सियानो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइम के अंदर और ऑक्साइम को बनाने से पहले एक अनस्टेबल प्रोडक्ट भी मिलती है जी। अगर इसका रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से करवाया जाएगा तो ये फिनाइल हाइड्राजोन के अंदर कन्वर्ट होगा और फिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट होने से पहले आपको एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट भी मिलेगी। अगर इसका रिएक्शन इथेनॉल से करवाया जाएगा तो पहले स्टेप के अंदर आपको हेमी एसिटाइल मिलेगा और अगर इथेनॉल एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये एसिटाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपके रिएक्शन थे ये आपके एडिशन रिएक्शन थे जी। दिस इज द रिएक्शन। इसको रिएक्शन को आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहते हैं जी। और मिथानॉल का रिएक्शन अगर फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी से करवाया जाएगा तो मिथानॉल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सोडियम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके नतीजे में आपको किप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे जो इस बात का सबूत होगा जी कि कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जी। अगर इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन कानिज़ारो रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है जी। तो बैक वक्त मिथानॉल रिड्यूस भी होगा, मिथानॉल ऑक्सीडाइज भी होगा। मिथानॉल रिड्यूस होगा मिथानॉल के अंदर और मिथानॉल ऑक्सीडाइज होगा सोडियम फॉर्मेट के अंदर। तो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथानोइक एसिड मिलेगा और आपको मिथानॉल मिलेगा और बैक वक्त मिथानॉल रिड्यूस भी होगा ऑक्सीडाइज भी होगा, इसलिए ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। कानिज़ारो ने इसलिए किया इसे किया है, इसलिए ये कानिज़ारो रिएक्शन भी कहलाता है जी। अगर आप मिथानॉल की रिडक्शन करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको रिड्यूस प्रोडक्ट मिलेगी या लेस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगी जिसको आप क्या कहते हैं, मिथानॉल कहते हैं जी। और ये रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में मिथानॉल सोडियम और मिथानॉल यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे जी। अगर रिएक्शन मिथानॉल का टॉलिन रिएजेंट से करवाया जाएगा जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है जिसका फार्मूला डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो मिथानॉल है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अमोनियम फॉर्मेट मिलेगा और उसके नतीजे में ये सिल्वर पॉजिटिव आयन को सिल्वर मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और ये सिल्वर मेटल गिलास सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा और उसकी एक सरफेस को ओपेक कर देगा और इसके नतीजे में आपको मिरर मिलेगा और इस टेस्ट को आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं जी। और अगर मिथानॉल की पॉलीमराइजेशन करवाई जाएगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में तो इसके लिए आपको 3 मोल्स लेने पड़ेंगे मिथानॉल के और ये आपस में क्या होंगे जी, पॉलीमराइज होंगे और उसके नतीजे में आपको मेटा फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा जिसको 1,3,5 ट्राईऑक्सेन भी कहते हैं जी। तो ये वो स्लाइड है जिसके अंदर आपने मिथानॉल के तमाम रिएक्शन को समराइज किया। अब हम ये देखेंगे जी कि मिथानॉल के रिएक्शंस या मिथानॉल से रिलेटेड क्वेश्चन इम्तिहान में किस तरह से पूछे गए हैं। तो आइए इसको हम स्टडी करते हैं जी। ये पहला सवाल अब आपके सामने है जी और यहाँ पे लिखा हुआ है गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस और यहाँ पे लिखा हुआ है जी
कानिज़ारो रिएक्शन को अब आप लिखिए जी। तो कानिज़ारो रिएक्शन अब आपके सामने है जी। ये आपका क्या है जी, ये रिएक्शन आपका ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहलाता है, ये आपका सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहलाता है जी। और मिथेनॉल के 2 मोल्स इस्तेमाल होते हैं जी। रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है। मिथेनॉल रिड्यूस हो जाता है, मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। कानिज़ारो ने ये रिएक्शन करवाया है, इसलिए इसको कानिज़ारो रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेमिंग रिएक्शंस का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। तो मिथेनॉल बैक वक्त रिड्यूस हुआ और बैक वक्त ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए इसको ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। पॉलीमराइजेशन करवानी है आपने एसिड एल्डिहाइड की, और रिएक्शन हम आपके लिए इसलिए नया है जी क्योंकि आपने जो पॉलीमराइजेशन सीखी है वो आपने सीखी है फॉर्मल्डिहाइड की, यानी 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड की, और यहाँ पे उसने पूछ लिया 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड। कोई मसला नहीं है, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल सेम होगा। कैसे होगा इसको हम देखते हैं जी। तो आपने यहाँ पे लिखा जी एल्डिहाइड, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय क्या लगा दिया, कार्बन लगा दिया। 3 मोल्स आपको लेने पड़ेंगे इस एसिड एल्डिहाइड के। रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होगा, वही पॉलीमराइजेशन होगा। और जहां जहां आपने CH2 लगाया हुआ था, यानी CH2O 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 लगाया हुआ था, आप कुछ ना करें, आप उसके साथ क्या लगा दें, CH लगा दें। तो आपने हर जगह CH और CH लगा दिया, और ये आपकी सिंपल पॉलीमराइजेशन हो गई। तो देखिए इम्तिहान में इस तरह से पूछा जा सकता है। आपने तमाम रिएक्शन जो पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं जी, 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड के लिए पढ़े हैं। तो वो इम्तिहान में 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड के बारे में आपसे पूछ सकता है जी। तो आपने 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड को फोकस करें। और आप ये जानते हैं जी कि होमोलोगस सीरीज में आपने ये बात पढ़ी थी जी कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके तमाम के तमाम रिएक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं जी। तो उसने आपने यहाँ पे 1 कार्बन वाला पढ़ा, उसने आपसे 2 कार्बन वाला पूछ लिया, लेकिन आपको परेशान नहीं होना जी। 1 कार्बन वाला अगर आपको बनाना आता है तो 2 कार्बन वाला बनाना भी इंतहाई आसान है जी। तो आप चेंजेस करें और उस चेंजेस को अपनी प्रोडक्ट के अंदर भी शो कर दें। कि दूसरा सवाल अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, या लिखा हुआ है जी राइट अ नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि ये आपने अभी पीछे लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ा। आपने मिथेनॉल का रिएक्शन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया है, जिसको आपने कानिज़ारो रिएक्शन कहा था, जिसको आपने सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन कहा था, या जिसको आपने ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा था जी। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये रिएक्शन खास 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड के लिए यानी मिथेनॉल के लिए है। अगर कार्बन की तादाद ज्यादा हो तो फिर ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इम्तिहान में ये पूछा गया है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और ये जो रिएक्शन है ये आपने इथेनॉल बनाया है। ये इथेनॉल सेल्फ एडिशन रिएक्शन देता है बेसिक मीडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, और एडिशन रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, जिसको आप अल्डोल कहते हैं। तो हुआ क्या जी कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इसके बॉन्ड ब्रेक होने के साथ ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके पे चला गया और ये OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इस कार्बन कार्बन ने अपने दरमियान क्या बना लिया, डबल कवर कार्बन ने अपने दरमियान सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो ये दो कार्बन थे, दो कार्बन वाले ये जो कंपाउंड थे, ये 4 कार्बन वाले एक ही कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी ये आपका सेल्फ एडिशन रिएक्शन हुआ। ये आपस में क्या हो गए जी, ऐड हो गए थोड़ी सी तब्दीली के साथ। और तब्दीली खैर छोटी सी तो नहीं है, एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली है, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप तब्दील हो गया, और एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी जो बीथानॉल है, सॉरी जो इथेनॉल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको ये क्यों कह रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ जी। एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन में मौजूद हो, उसके बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो इस क्योंकि बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए ये बीटा हाइड्रोक्सी कहलाएगा, और क्योंकि 4 कार्बन है तो इसलिए इसको ब्यूटाइल कहेंगे, और एल्डिहाइड ये कहलाता है जी।
तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी क्या कहलाती है, अल्डोल कहलाती है। यानी आप इसको कहेंगे, अगर आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखें तो आप कहलाएंगे इसको 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये तीसरे कार्बन है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल कहलाएंगे। इन जनरल इसको अल्डोल कहते हैं, और अल्डोल कहने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। तो एल्डिहाइड की वजह से इसको अल्ड, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसको ओल कह रहे हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या कहलाती है, अल्डोल कहलाती है। तो इथेनॉल यानी एल्डिहाइड एडिशन रिएक्शन करता है, और एडिशन रिएक्शन के अंदर सेल्फ एडिशन रिएक्शन करता है और एक ऐसे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि बाय फंक्शनल होता है, और उसके अंदर बैक वक्त हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, और ये प्रोडक्ट क्या कहलाती है, अल्डोल कहलाती है जी। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, ये डेफिनेशन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच इथेनॉल यानी एसिड एल्डिहाइड undergoes self addition reaction and produce beta hydroxyaldehyde. The product is known as aldol as it contains both aldehydic and alcoholic functional group. तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन था जो आपके इम्तिहान में पूछा, जो आपके कोर्स से आउट था, लेकिन अब आपने इसको समझ लिया है तो इसको आप याद रख लीजिएगा जी। खास तौर पे ये इथेनॉल के लिए ये रिएक्शन है जी, और इथेनॉल का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाता है तो ये सेल्फ एडिशन रिएक्शन देता है जी, और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डोल के अंदर, यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और OH फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। ये तीसरा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी मीथानॉल इज ट्रीटेड विद फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं जी। तो ये मीथानॉल है और ये फिनाइल हाइड्राजीन है, और फिनाइल हाइड्राजीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। कार्बोनिल कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और उसके नतीजे में आपको एक अनस्टेबल एडिशनल प्रोडक्ट मिलती है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और उसके नतीजे में इस कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, और आपको क्या मिल जाता है जी, फिनाइल हाइड्रोजोन मिलता है जी। तो ये आपने रिएक्शन पहले भी पढ़ा है और ये भी इम्तिहान में पूछा गया है जी। लिखा हुआ है जी कि गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन। मिथेनॉल का रिएक्शन करवाएं टॉलिन रिएजेंट से, या ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएं टॉलिन रिएजेंट से। तो मिथेनॉल का तो आपने आज पढ़ा है, ग्लूकोज का भी आप पढ़ लेंगे जी। तो मिथेनॉल का रिएक्शन आपने करवाया डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, जिसके नतीजे में सिल्वर मेटल आपको डिपॉजिट होगा जो मिरर फॉर्म करेगा। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जो आपने पीछे भी देखा। तो ग्लूकोज का रिएक्शन देखते हैं टॉलिन रिएजेंट के साथ। तो ग्लूकोज का रिएक्शन अगर टॉलिन रिएजेंट से करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो ग्लूकोज का ये फार्मूला आपके सामने है जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी बस ये फोकस करें जी कि इसके अंदर भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से ये भी टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है जी। और हुआ क्या है, देखिए रिएक्शन सेम है जी, सिर्फ और सिर्फ अब आपने क्या करना है जी, जिस तरह से यहाँ पर OH हट गया था और ONH4 के अंदर कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पर भी ये हुआ है जी कि ONH4 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है जी, सिर्फ ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो अमोनियम फॉर्मेट अमोनियम ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जिसको आप याद कीजिएगा जी। तो ग्लूकोज भी टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है जी, और दोनों रिएक्शन सेम है जी। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क आपको नजर आ रहा है जी वो इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर फर्क नजर आ रहा है जी कि H यहाँ से रिमूव हुआ और ONH4 यहाँ पे आके लग गया। इस तरह यहाँ पे भी जो एल्डिहाइड है उसके अंदर भी ONH4 आके यहाँ पे अटैच हो गया है। ये चौथा रिएक्शन अब आपके सामने, चौथा क्वेश्चन अब आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है जी एल्डिहाइड को बनाइए एसिटिलीन से। तो एसिटिलीन ये अब आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था जी, और एसिटिलीन का रिएक्शन अब आपने किससे करवाया था, वाटर से करवाया था, इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके नतीजे में ये विनाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हुआ था, और उसके बाद विनाइल अल्कोहल की रीअरेंजमेंट हुई थी और ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ था, इथेनॉल के अंदर या एसिड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हुआ था। तो ये रिएक्शन अब आप पहले पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, तो ये वहां से ये रिएक्शन रिपीट हुआ। अगला रिएक्शन लिखा हुआ है जी ऑक्साइम बनाइए फॉर्मेल्डिहाइड से जी। तो फॉर्मेल्डिहाइड से ऑक्साइम बनाने का आपने तरीका सीखा है जी। तो मिथेनॉल का रिएक्शन आपको करवाना पड़ता है हाइड्रोक्सिलामीन से, जिसके नतीजे में आपको एडिशनल प्रोडक्ट मिलती है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और आपको क्या मिल जाता है जी, ऑक्साइम मिल जाता है।
तो देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन जो बार बार इम्तिहान में पूछे गए हैं जी। ये पांचवा रिएक्शन अब आपके सामने है और यहाँ दो इक्वेशन लिखी हुई है और पहली इक्वेशन लिखी हुई है एमी एसिटाल बनाना है आपको मिथानॉल से, दूसरा लिखा हुआ है एसिटाल बनाना है आपको मिथानॉल से। हेमी एसिटाल का मतलब ये कि सिंगल स्टेप आपको देना पड़ेगा और एसिटाल का मतलब ये कि आपको दूसरा स्टेप भी देना पड़ेगा। देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा। ये रिएक्शन भी आप पीछे पड़ चुके हैं जी। तो मिथानॉल का रिएक्शन अगर इथेनॉल से करवाया जाएगा तो पहले स्टेप के अंदर आपको क्या मिलेगा, हेमी एसिटाल मिलेगा जी। और होता क्या है जी, ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और उसके नतीजे में आपको हेमी एसिटाल मिलता है जो कि बाय फंक्शनल है, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और ईथर फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। अगर इथेनॉल की क्वांटिटी एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर इथेनॉल इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और C2H5 इस ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा और अब आपको ये डाई ईथर मिल जाएगा जी, जिसको आप क्या कहते हैं, एसिटाल भी कहते हैं जी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इम्तिहान में कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है जी और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, देनी है आपको और ये अब आपको क्या बना के दिया गया है जी। हो सकता है वो 2 लिख के दें, हो सकता है वो 2 लिख के ना दे, तब भी आप रिएक्शन को समझ जाइएगा जी। मिथानॉल का रिएक्शन आपने करवाना था सोडियम हाइड्रोक्साइड से और जब मिथानॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाता है तो ये कानीजारो रिएक्शन कहलाता है। तो कानीजारो रिएक्शन अब आपने करके दिखाया और मिथानॉल कन्वर्ट हो जाता है मिथानॉल के अंदर, यानी ये रिड्यूस हो जाता है और मिथानॉल कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मिथानोएट के अंदर, यानी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसे आप कहते हैं जी। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि कैल्शियम फॉर्मेट आपको लिख के दिया है जी और कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करवानी है और आप जानते हैं जी कि कैल्शियम कार्बोनेट की अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको मिथानॉल मिलता है। तो ये आज का आपका लेक्चर था और इस लेक्चर के अंदर आपने एल्डिहाइड की केमिस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस किया। थोड़ा सा आपने इस रिएक्शन को फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस लेक्चर को कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस आई हैं जी और बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी इस्तेमाल की हैं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं थी। तो इस लेक्चर को ज़रा ज़्यादा फोकस कीजिएगा और इस लेक्चर की ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर पे भी आप कमांड हासिल कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एल्डिहाइड की केमिस्ट्री को मिथानॉल के रेफरेंस से स्टडी किया। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी और एक अगला फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ने जाएंगे जो कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन की केमिस्ट्री को इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।